Welcome to Gate Academy Plus. So today we are going to start a discussion on the single phase induction machine. In single phase induction machine we are going to discuss about the no load and block rotor tests which are conducted on the machines in order to calculate the performance parameters of that particular machines. तो देखिए, जब मैं आपको इंडक्शन मशीन के नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट समझाया था उस टाइम पे जो मैं आपको बताया था उनका जो पर्पस था सेम पर्पस यहाँ पे अपन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के लिए देखने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो होता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मशीन। इट वाज फॉर थ्री फेज, दिस इज फॉर सिंगल फेज। सिंगल फेज में दिस मोटर को जब अपन टू फेज मोटर की तरह ऑपरेट कराते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा जो डिफरेंस हो जाता है, तो उस डिफरेंस के बारे में अपन ने इसके पहले डिस्कस किया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन इंडक्शन मशीन। तो देखिए, नो लोड टेस्ट जो होता है मैं पहले डिस्कस करूंगा नो लोड टेस्ट के बारे में एंड देन ब्लॉक रोटर टेस्ट। सो नो लोड टेस्ट, बेटा अगर नो लोड की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, सपोज अगर नो लोड की बात चल रही है तो आपकी मोटर जो होगी, इस मोटर का जो रेटेड स्पीड होगा कितना होगा, एट नो लोड द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी क्लोज टू द व्हाट रेटेड स्पीड। ठीक है, एट नो लोड, ठीक है, एन आर इज वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट एन एस। ठीक है, इस टाइप से होगा। अगर मैं ऐसा मान लूँ तो स्लिप का जो वैल्यू आ जाएगा, स्लिप इज इक्वल्स टू व्हाट एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस। आइडियली अगर देखा जाए तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट एन एस के बराबर होगा। अगर एन एस के बराबर एन एस माइनस एन एस डिवाइडेड बाय व्हाट एन एस, तो ये बन जाएगा 0। तो स्लिप का जो वैल्यू होगा आइडियली देखा जाए तो नो लोड कंडीशन पे कितना होगा, 0। स्लिप का वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होने वाला है। अब नो लोड टेस्ट जो होता है उसका बेसिकली पर्पस होता है, क्यों होता है और क्या होता है। नो लोड टेस्ट देखिए, आपको क्या पता कर सकते हो आप, फ्रॉम नो लोड टेस्ट यू कैन कैलकुलेट द कोर लॉसेस, you can calculate what core losses, you can calculate the no load rotational losses, or I can call it as only rotational losses। ठीक है, rotational losses आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो, रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, और जो स्टेटर में आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हो, स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस उनके बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से अपन नो लोड टेस्ट से इतना डेटा अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा नो लोड टेस्ट में किस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्योंकि अपन को एक बात पता है कि नो लोड टेस्ट में सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट की बात होने वाली है, और मैं कह सकता हूँ कि नो लोड करंट की बात होगी, क्योंकि सिस्टम पर अगर आप मतलब जो मोटर है उसको अगर आपने कुछ लोड कनेक्ट किया ही नहीं तो भाई आपका जो शाफ्ट होगा इट विल रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। आई कैन से स्पीड विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड, प्रैक्टिकली उसके बराबर होगा, लेकिन आइडियली देखा जाए तो उसके बराबर ही होगा, एनएस के बराबर आइडियली। ठीक है, तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा इस टाइप से। एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो ये आ गया आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह। ठीक है, सो दिस इज R1 रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर, दिस इज J टाइम्स ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर। तो ये जो होगा दिस विल बी J टाइम्स ऑफ XM/2, दिस विल बी R2 upon 2S, this will be X2 upon 2, this will be J times of X2, this will be J times of XM upon 2, this will be R2 upon 2 into 2 minus S, this will be what, X2 upon 2 J times of X2 upon 2। इस टाइप से होने वाला है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सप्लाई कनेक्ट होगी, भाई सिंगल फेज वोल्टेज कनेक्ट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते सिंगल फेज AC सप्लाई, सिंगल फेज AC सप्लाई। इस टाइप से अपन को एक बात पता है क्या, ये वाला जो पोर्शन होगा दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी द फॉरवर्ड इम्पीडेंस, दिस विल बी व्हाट ZF फॉरवर्ड इम्पीडेंस होगा यहाँ पे। और आई कैन से व्हाट, दिस ब्रांच विल इंडिकेट द फॉरवर्ड इम्पीडेंस
ये वाली जो ब्रांच होगी आपके पास, दिस ब्रांच विल इंडिकेट द बैकवर्ड इम्पिडेंस जेड बी। ये क्या इंडिकेट करेगा? बैकवर्ड इम्पिडेंस इंडिकेट करेगा। दिस वन विल इंडिकेट व्हाट? फॉरवर्ड इम्पिडेंस। तो अपन को पता है कि एट नो लोड स्लिप का वैल्यू कितना है? 0। सो एट नो लोड, ठीक है, एट नो लोड S is equals to 0, hence R2 upon 2S is equals to R2 upon 2 multiplied by 0 is equals to infinite, is equals to what? Infinite, which is equals to what? Open circuit condition. Similarly, R2 upon 2 into 2 minus S, this will become what? R2 upon 2 into 2 minus 0 is equals to what? R2 upon 4. इसका मतलब क्या? ओपन सर्किट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक इम्पिडेंस होगा कि जिसको कंसिडर करके अपन उसको बनाएंगे। इसका मतलब दिस विल गेट व्हाट? ओपन सर्किटेड एंड दिस विल बी इनटू द पिक्चर। तो अपन बात करते हैं भाई उसके बारे में। देखिए उसका जो एक्चुअली जो मॉडिफाइड सर्किट होगा किस स्टेप से होने वाला है, उसका जो मॉडिफाइड सर्किट होगा वो इस स्टेप से आएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर, दिस इज द रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर एंड ये इस स्टेप से आ जाएगा। दिस इज द व्हाट? दिस इज लाइक दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा and this is the magnetizing reactance, sorry, stator rotor reactance in terms of x2, this what? JXM by 2. इस स्टेप से होने वाला है आपके पास। सो दिस इज नथिंग बट R1, दिस इज नथिंग बट व्हाट? J terms of x1. This will become what? This will become R2 by 4. This will become what? J times of x2 upon 2. ठीक है, and this is nothing but J times of xm upon 2. इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होने वाला है। यहाँ पे होगा आपके पास सिंगल फेज AC सप्लाई। अब आप इसमें थोड़ा अच्छे से देखें तो बेटा एक बात अपन को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं रिएक्टेंस ऑफ स्टेटर रोटर या रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर रोटर और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस या जो शंट रेजिस्टेंस होता है उनके बारे में जब मैं बात करता हूँ तो अपन को एक पता है कि XM/2 मतलब जो वैल्यू की जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द व्हाट दिस रोटर ब्रांचेस। मतलब क्या जो XM का वैल्यू का बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ये वाले जो ब्रांच की जो इंपिडेंस है पैरेलल में अगर देखा जाए तो दिस इंपिडेंस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस वन। और अगर आप इन दोनों का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लोगे तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा? जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है रोटर का उसके बराबर आएगा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि आप बहुत बड़ी वैल्यू उसको ले रहे किसी के पैरेलल में छोटी वैल्यू के कंपैरिजन में। सपोज अगर मैं बात करूँ कि 100 पैरेलल 1 अगर मैं करूँ 100 पैरेलल 1 की तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 101 तो इसका आ जाएगा 0.909 ऐसे इसके आसपास ऐसे कुछ तो आ जाएगा। तो मतलब जो बहुत छोटी वैल्यू होती है ना मतलब ये जो छोटी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है देखा जाए तो अपन क्या करते हैं उसको जब कैलकुलेशन के पर्पज से देखा जाए तो अपन क्या करते हैं उस टाइम पे अपन इस ब्रांच को क्या करते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं। उसको कंसिडर करते हैं कि ये बहुत ही कम करंट इसमें से जाने वाली है तो उसको अपन क्या करेंगे ओपन सर्किट की तरह कंसिडर करेंगे। इस ब्रांच को भी क्या कंसिडर करेंगे? ओपन सर्किट की तरह कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका इंपेडेंस बहुत ज्यादा है एंड उसका इंपेडेंस बहुत ही कम है एंड वी नो इट वेरी वेल दैट करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट इंपेडेंस पाथ। करंट ऑलवेज फॉलोज द व्हाट? लीस्ट इंपेडेंस पाथ। अगर वो लीस्ट इंपेडेंस पाथ है तो मतलब ऑब्वियसली दिस इज द लीस्ट इंपेडेंस पाथ सो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस सोर्स इन दिस वे। करंट विल फ्लो इन दिस वे। लीस्ट इंपेडेंस पाथ है तो इस टाइप से आपके पास जो करंट होगी वो फ्लो होने वाली है। ठीक है, इस टाइप से आपकी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो अपन को एक बात पता चलनी चाहिए कि फिर अपन यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकते हो क्या निगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपन निगलेक्ट नहीं करेंगे तो कैंसिल नहीं भी निगलेक्ट किया तो भी चल जाएगा लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और वही आने वाला है अप्रोक्सीमेटली मतलब वही आंसर आने वाला होता है एक्चुअली देखा जाए तो इसको निगलेक्ट करने के बाद। सो एज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एज XM/2 is very high in comparison to the R2/4 plus JX2/2 plus what? JX2/2. Hence, XM/2 is neglected or is considered to be open circuited. Is considered to be open circuited. To be what?
ओपन सर्क्यूटेड। समझ में आ रही बेटा बात? इस टाइप से अपन उसको कंसिडर करेंगे। तो फिर मैं उसको ओपन सर्किट दिखा दूँ, बिल्कुल सही है, तो इसको मैं ओपन सर्किट दिखा देता हूँ फिर यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द ओपन सर्किटेड ब्रांच। सो ये ओपन सर्किट हो गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से तो अपन उसको बहुत आसानी से भी फाइंड कर सकते हैं। तब ये इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई देखूँ तो सिंप्लीफाई करके देखूँ तो उसको नॉर्मल सर्किट अगर मैं बनाऊँ उसका, तो देखिए उसका एक्चुअल नॉर्मल सर्किट किस टाइप से बनने वाला है। ये बनेगा आपके पास रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, अब मुझे लगता है कि बहुत ही आसान सर्किट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास J टाइम्स ऑफ XM/2, दिस इज R2/4, दिस इज व्हाट J टाइम्स ऑफ X2/2 एंड दिस इज R1 एंड दिस इज व्हाट J टाइम्स ऑफ X1। यहाँ पे आपने सप्लाई कनेक्ट किए होंगे, कौन सी सिंगल फेज वोल्टेज आपने कनेक्ट किया होगा, इस टाइप से सिंगल फेज AC सप्लाई, इस टाइप से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए नो लोड टेस्ट से जो भी कुछ डेटा आता है, तो नो लोड टेस्ट का डेटा जो होता है, पहले मैं डेटा के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर बाद में बाकी सारी बातें अपन को यहाँ से बहुत अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है। एट नो लोड टेस्ट द डेटा ऑब्टेन विल बी, एट नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट डेटा ऑब्टेन विल बी, एट नो लोड टेस्ट द डेटा ऑब्टेन विल बी, डेटा ऑब्टेन विल बी, देखिए नो लोड पावर होगा PNL विल बी इक्वल्स टू व्हाट, उसकी रीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नो लोड वोल्टेज की VNL, दिस विल बिकम व्हाट, रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद नो लोड करंट होगी INL, दिस विल बी व्हाट, हाँ बहुत ही कम करंट होती है, ठीक है, मतलब देखा जाए तो 30-40 या 20-30% ऑफ द रेटेड करंट, इतनी करंट होती है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट I0, ठीक है। I0 ऑब्वियसली दिस विल बी रेटेड लेस देन व्हाट, रेटेड करंट से कमी होगी, ठीक है। ये अपन को यहाँ से अपन को ये वाला डेटा मिलता है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। मशीन आपके पास सिंगल फेज है, तो अपन जब इसमें जो करंट आएगी, यहाँ से जो करंट आने वाली होगी, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट नो लोड करंट, बिकॉज टेस्ट जो कंडक्ट करा रहे हैं, नो लोड टेस्ट अपन उसके ऊपर कंडक्ट करा रहे हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज KVL अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे KVL अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास जो आंसर आएगा, देखिए उसकी बात अगर मैं करूँ तो KVL अप्लाई करने के बाद, ठीक है, सो बाय अप्लाइंग KVL, ठीक है, अप्लाइंग KVL इन द अबव सर्किट, सो अप्लाइंग KVL इन द अबव सर्किट, applying KVL in above circuit, ठीक है। तो मेरे पास जो करंट वोल्टेज देखिए, दिस इज वोल्टेज V माइनस I0 इंटू R1 प्लस R2/4 प्लस J X1 प्लस XM/2 प्लस व्हाट X2/2, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो जो I0 का वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ I0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस व्हाट R2/4, R1 प्लस R2/4 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस XM/2 प्लस X2/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाने वाला है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास नो लोड करंट, ये क्या होगा आपके पास, नो लोड करंट आने वाला है, ठीक है। अब मेरे पास देखिए वोल्टेज का भी रीडिंग है, हाँ नो लोड करंट आ गई है, बहुत आसान हो गया। मेरे पास वोल्टेज का भी रीडिंग है, मेरे पास करंट का भी रीडिंग है, तो वहाँ से देखिए मैं इंपेडेंस निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, इंपेडेंस। सो फ्रॉम द रीडिंग ऑफ नो लोड टेस्ट या फ्रॉम द नो लोड डेटा, नो लोड टेस्ट डेटा, फ्रॉम द नो लोड टेस्ट डेटा, आपके पास देखिए जो इम्पिडेंस आने वाला होगा, इम्पिडेंस किस टाइप से आने वाला है, सो ZNL इज इक्वल्स टू व्हाट VNL अपॉन व्हाट INL, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट VNL अपॉन व्हाट I0N, इस टाइप से आने वाला है। अपने पास क्या आ जाएगा, फिर ZNL आ जाएगा, क्या आएगा, ZNL आएगा। ZNL में दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, ZNL इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू RNL प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XNL, दिस विल बी व्हाट J टाइम्स ऑफ XNL, ठीक है। अगर आप उसका इंपेडेंस देखें नो लोड पे, तो नो लोड पे कितना इंपेडेंस देखने के लिए मिल रहा है, दिस विल बी R1 प्लस R2/4 प्लस J X1 प्लस XM/2 प्लस व्हाट X2/2, इस टाइप से। तो मैं लिख सकता हूँ RNL इज इक्वल्स टू व्हाट R1 प्लस व्हाट R2/4, R1 प्लस व्हाट R2/4 एंड XNL जो होगा आपके पास, द वैल्यू ऑफ XNL विल बी इक्वल्स टू X1 प्लस व्हाट XM/2 प्लस व्हाट X2/2 प्लस व्हाट X2/2, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास। तो देखिए आप अगर यहाँ से ये वाला जो टेस्ट होगा,
इस टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको हाँ ये वाला डेटा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास RNL का वैल्यू मिल जाएगा, आपके पास XNL का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और आप जब उसके ऊपर ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट कराओगे तो उसमें से भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, जो पैरामीटर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप आराम से R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, XM का वैल्यू और X2 का वैल्यू, सारे वैल्यूज आप आराम से पता कर सकते हो। X1, X2, R1, R2 एंड XM, इन तीनों के वैल्यूज अपन पता कर सकते हो, ठीक है। बाय कंडक्टिंग बोथ द टेस्ट वी विल बी एबल टू फाइंड बोथ द वैल्यूज। समझ में आ रही बात? तो फिलहाल अपन यहाँ तक बस मतलब इतना ही डेटा है कि जिसको अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं उसके ऊपर ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में बात करूंगा तो ब्लॉक रोटर टेस्ट के टाइम पे क्या है ना, मुझे उससे भी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस इन्फॉर्मेशन के जरिए देखिए अपन सारे के सारे पैरामीटर्स वहाँ से डिटरमाइन कर पाएंगे। अब वहाँ से कितने पैरामीटर्स अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, अपन बात करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में, ठीक है। देखिए बात करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में। ब्लॉक रोटर टेस्ट से जो रीडिंग आती है, देखिए क्या आती है, रीडिंग ऑफ वॉटमीटर आने वाली है, रीडिंग ऑफ वॉटमीटर, वोल्टमीटर रीडिंग, एंड एमीटर रीडिंग, एंड व्हाट एमीटर रीडिंग। सो यहाँ से आ जाएगा W, यहाँ से आ जाएगा V, यहाँ से आ जाएगा क्या, करंट। I विल बी व्हाट, रेटेड करंट, दिस V विल बी लेस देन रेटेड वोल्टेज। उसमें आपको क्या करना है, इंडक्शन मशीन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको बस उतना ही वोल्टेज देना है। उसके आप सप्लाई में हो सकता है एक तो वैरिएक लगा होगा, ठीक है, या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा छोटा सा। उस ट्रांसफार्मर को मतलब जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर को उतना ही वैरी करना है सो दैट आपकी जो एमीटर में से कितने रेटेड करंट चले जाए मशीन के लिए, कितना करंट जाए, रेटेड करंट जाए। ये वाला उसका एक्चुअल सेटअप होता है कि जिस सेटअप के जरिए अपन उसको क्या है ना, उसके अंदर में उस जो मोटर है, मोटर के वाइंडिंग्स में सिर्फ उतना ही करंट अपन फ्लो कराएंगे कि जितना उसके रेटेड करंट है। और रेटेड पैरामीटर मतलब रेटेड करंट भी अपन क्या करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। ये वाली जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज डिपेंड नहीं करेगी अपने पास, मतलब वोल्टेज ऐसा फिक्स नहीं है। वोल्टेज को वैरी करना है, 0 से वहां तक वैरी करना है कि जब तक अपन की जो वाइंडिंग्स है मोटर की, उन वाइंडिंग्स में से रेटेड करंट फ्लो नहीं होती तब तक, ठीक है। जैसे भी अगर मेरी मोटर में से अगर रेटेड करंट फ्लो होना शुरू कर दिया तो उसका जो वेरिएशन था वोल्टेज का, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद में वोल्टमीटर, एमीटर और आपके पास जो होगा वॉटमीटर, इन तीनों की रीडिंग को मैं नोट करूंगा और वहां से देखूंगा कि भाई मेरे पास जो रीडिंग्स आने वाली, उन रीडिंग का डेटा मुझे क्या बता रहा है, ठीक है। तो मुझे सबसे एक बात बोलेगा, मैं जब इसके पहले भी जब आपको इंडक्शन मशीन के बारे में जब समझाया था तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉक रोटर टेस्ट जब समझाया था, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में अपन रोटर को क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। और रोटर इज व्हाट, ब्लॉक्ड। इन ब्लॉक रोटर टेस्ट रोटर इज ब्लॉक्ड, ब्लॉक रोटर टेस्ट रोटर इज ब्लॉक्ड। अगर रोटर को ब्लॉक करके रखा है आपने तो एनआर जो होगा आपके पास, दिस विल बिकम 0। रोटर स्पीड कितना होगा, 0 आरपीएम, एंड द स्लिप विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय व्हाट, एनएस। इस टाइप से होगा। सो दिस विल बिकम एनएस माइनस 0 डिवाइडेड बाय एनएस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, स्लिप। स्लिप का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, इतना आने वाला, ठीक है, इस टाइप से। तो अपन जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करेंगे, स्लिप का वैल्यू मेरे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास ये वाले भी पैरामीटर्स आ जाएंगे। अब मैं बात करूंगा तो आप थोड़ा उसको अच्छे से देखना, क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर्स है जिनको मैं निगलेक्ट करने वाला हूँ। वैसे आपको लगेगा निगलेक्टेड है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके भी अगर आप देखो तो वही पैरामीटर आएगा जिसको मैं एक्चुअल कंसिडर किया हूँ, ठीक है। देखते कैसे, तो ये रहेगा आपके पास मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। यहाँ पे आपके पास कुछ पैरामीटर्स आएंगे, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस ऑफ फॉरवर्ड इम्पीडेंस ब्रांच, दिस इज द रिएक्टेंस, ठीक है, इस टाइप से। एंड इस टाइप से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिंगल फेज एसी सप्लाई, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी R1, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, J टाइम्स ऑफ XM, दिस इज J टाइम्स ऑफ XM, JXM by 2, दिस इज R2 upon 2S, this is X2, JX2 by 2, this is R2 upon 2 into 2 minus S, this is J times of X2 upon 2, this is J times of XM by 2। इस टाइप से अपन को एक बात पता है क्या कि अपने पास स्लिप का वैल्यू कितना होगा, 1 है।
स्लिप का वैल्यू अगर 1 होगा तो मुझे एक बात बोलो, मैं इसको R2/S लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R2/4 लिख दूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको R2/4। अरे भाई कैसे 4 है, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, तो R2/2 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम R2/2, दिस विल बिकम व्हाट R2/2, दिस विल बिकम व्हाट R2/2। बेटा अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखें ना तो देखिए इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, JXM/2 इन पैरेलल विथ R2/2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X2/2, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं देखूँ उसको, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनका दोनों का इक्विवेलेंट होगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R2/2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X2/2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X2/2। तो इसके अप्रॉक्सीमेट आने वाला है, ठीक है। अगर इसके वैल्यूज अगर इसके अप्रॉक्सीमेट आने वाला है, इसका मतलब ये वाली जो वाइंडिंग्स है इनका क्या होने वाला है, इन वाइंडिंग्स को अगर मैं निगलेक्ट भी कर दिया तो भी तो वही आंसर आने वाला था कि जो मैं उसको इन दोनों को कंसिडर, ये वाली ब्रांच को कंसिडर करके लेता। तो समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों, क्योंकि XM/2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, हेंस द करंट विच विल फ्लो थ्रू द सप्लाई, दिस करंट विल फॉलो दिस लीस्ट इम्पिडेंस पाथ रादर देन दिस अदर पाथ XM/2। तो करंट आपकी इस टाइप से फ्लो होगी, क्योंकि उसका इम्पिडेंस बहुत ही कम है, किसका, रोटर जो फॉरवर्ड इम्पिडेंस ब्रांच और जो रिवर्स इम्पिडेंस ब्रांच, रिवर्स एंड बैकवर्ड इम्पिडेंस ब्रांच है, ठीक है। तो मैं इसको निगलेक्ट भी कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको निगलेक्ट कर दिया तो निगलेक्ट करने के बाद देखिए आपके पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इस टाइप से, सिमिलरली जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। तो ये बनने वाला आपके पास क्या, इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक्चुअली, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप से बनने वाला है तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो देखिए मेरे पास जो नो लोड इम्पिडेंस और नो लोड इम्पिडेंस में जब मैं उसके इम्पिडेंस पैरामीटर देखूंगा, नो लोड रेजिस्टेंस और नो लोड रिएक्टेंस की बात करूंगा तो देखिए मुझे कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे पैरामीटर्स मिलेंगे, ये जो करंट रहेगी मेरे पास, दिस विल बी व्हाट अ ब्लॉक रोटर करंट और आई कैन कॉल इट एज व्हाट शॉर्ट सर्किट करंट। So IBR which is equals to what IAC, this will be the magnitude of the current which will flow through this one, a single phase AC supply, but this will be what a block rotor voltage, because this will not be the rated single phase AC supply, this will be the block rotor voltage, only this much amount of voltage will be given for which the rated current will flow through the circuit, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए मेरे पास जो करंट का वैल्यू आएगा, करंट I will be equals to, अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई कर दूँ तो दिस विल बिकम व्हाट VBR डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत आसान है, अभी आप लिख सकते हो उसको R1 प्लस R2/2 प्लस व्हाट R2/2, सो दिस इज R1 प्लस R2/2 प्लस व्हाट R2/2, ठीक है, इस टाइप से, प्लस X1 प्लस X2/2 प्लस व्हाट X2/2, सो दिस इज X1 प्लस व्हाट X2/2 प्लस व्हाट X2/2, इस टाइप से आने वाला है। इसको अगर थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए आपको एक बात पता चल रही है क्या, VBR इज इक्वल्स टू VBR अपॉन R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस X2 इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट IBR, दिस इज व्हाट अ ब्लॉक रोटर करंट, दिस इज नथिंग बट व्हाट ब्लॉक रोटर करंट है, ठीक है। अगर मैं ब्लॉक रोटर इंपिडेंस की बात करूँ तो देखिए ब्लॉक रोटर इंपिडेंस किस तरीके से आने वाला है, ZBR इज इक्वल्स टू R1 प्लस व्हाट R2, क्या R1 प्लस R2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X1 प्लस X2, इस टाइप से आने वाला बेटा, बिल्कुल सही है। तो आप जब यहाँ से जो नो लोड इंपिडेंस अगर आपने फाइंड कर लिया VBR और IBR से, अगर आप क्या फाइंड करोगे, ZBR फाइंड करोगे, सो मैं लिख दूँ क्या लिख दूँ मैं, ZBR इज इक्वल्स टू VBR अपॉन व्हाट IBR, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ZBR मिल जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो भी कुछ पावर आने वाली हो है, ये जो पावर आने वाली होगी आपके पास, कौन से वाली नो लोड पावर जो होगी, ये कौन से पावर होगी, दिस रीडिंग ऑफ द वॉटमीटर विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस ऑल विल बी द I2R लॉसेस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि PBR इज इक्वल्स टू व्हाट, PBR इज इक्वल्स टू IBR स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट RNL, ऐसा RBR में कह सकता हूँ एक्चुअली, ब्लॉक रोटर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसमें जो लॉसेस होंगे, दीज लॉसेस विल बी इक्वल्स टू द रीडिंग ऑफ द वॉटमीटर, इतना मानते हो, ठीक है। तो ये वाली उसकी रीडिंग आने वाली है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो RBR है ना इसमें R1 प्लस R2 है, बिल्कुल सही है, और जो XBR है ना उसमें क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो RB, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, RBR इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड यहाँ पे जो XBR होगा डेट विल बी X1 प्लस X2, डेट विल बी X1 प्लस X2, इस टाइप से होने वाला है। तो आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे जो देखिए जब मैं नो लोड टेस्ट कंडक्ट कराया था तो मुझे मिल रहा था जो पैरामीटर वो था RNL इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2/4, और यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है क्या मिल रहा है मुझे, R1 प्लस R2। तो मेरे पास एग्जैक्टली डायरेक्टली मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरे पास R1 प्लस R2 है और R1 प्लस R2/4 है। तो मैं कैसे R1 का वैल्यू पता करूँ, कैसे R2 का वैल्यू पता करूँ,
तो इसके लिए क्या है ना कि अपन ऐसा कभी कभी कंसिडर करते हैं कि जो आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको क्या है ना कि डीसी सप्लाई देके आप वहां से स्टेटर का इंपेडेंस भी फाइंड कर सकते हो। सर डीसी सप्लाई देके कैसे कर सकते हो बेटा? मैं जब आपको है ना स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट समझाया था इंडक्शन मशीन के, जो मैं टेस्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो टेस्ट कंडक्ट करा के जो मैंने समझा दिया था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि देखिए ये वाला रिएक्टेंस है, दिस रिएक्टेंस, और डीसी सप्लाई के साथ अगर देखा जाए ऑन डीसी सप्लाई, ऑन डीसी देखिए जो रिएक्टेंस होगा आपके पास, रिएक्टेंस x इज इक्वल टू 2 पाई FL इस टाइप से होगा। तो F अगर 0 है, F 0 तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 इन पैरेलल विद दिस एनीथिंग, ये भी कुछ हो जाएगा क्योंकि ये वाला तो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो जीरो सप्लाई, क्योंकि हाँ ये इसका तो कुछ वैल्यू होगा ठीक है, और ये तो शॉर्ट हो जाएगा, दिस शॉर्टेड ब्रांच इन पैरेलल विद दिस वन, तो भाई इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा क्योंकि शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली इसको भी शॉर्ट कर देगा। सिमिलरली ये भी शॉर्ट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा शॉर्ट, तो सिर्फ और ये भी तो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंस, क्योंकि देखिए ना डीसी सप्लाई के साथ तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, सिमिलरली ये भी शॉर्ट हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस R1 बच रहा है। तो अपन डीसी टेस्ट से क्या, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट से क्या है ना, अपन उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकते हैं, R1 का वैल्यू पर्टिकुलरली आपको वहां से मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, मतलब जो मेन वाइंडिंग का ब्रांच होगा, ये वाला जो ब्रांच होता है एक्चुअली किसका होता है? मेन वाइंडिंग का ब्रांच होता है, दिस इज व्हाट एक्सिलरी वाइंडिंग का ब्रांच होता है। अपन इसके पहले सब इसके बारे में डिस्कस किया, तो वहां से अपन को स्टेटर का रेजिस्टेंस पता चलेगा, किसका? स्टेटर का। तो वहां से R1 का वैल्यू पता चल गया, तो देखिए आपको R1 जैसे भी पता चला तो आप RBR से मतलब R2 पता नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि आपको R1 पता है। आपको अगर यहाँ से R1 पता है तो देखिए PBR इज इक्वल्स टू IBR का वैल्यू तो आपको एमीटर दे देगा, तो दिस इज IBR की जिसका वैल्यू आपको पता है, दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R1 का वैल्यू नोन है तो पता है कि ऑब्वियस है कि अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से R2 का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता करोगे R2? सो R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, PBR अपॉन IBR का स्क्वायर माइनस व्हाट R1, तो यहाँ से आपको R2 का वैल्यू पता चलेगा। फ्रॉम दिस व्हाट, फ्रॉम दिस यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ R2 का वैल्यू आपको आराम से पता चल जाएगा। R2 पता चल गया आपको, R2 पता चल गया, R1 पता चल गया। देखिए आपको क्या क्या पता चल गया, R1 पता चल गया, उसके बाद क्या पता चल गया, R2 पता चल गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप यहाँ से XBR और RBR आराम से पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? ZBR आपको पता चल गया, यहाँ से आपको ये वाला RBR पता चल गया, ठीक है। तो आप आराम से क्या पता कर सकते हो? आप आराम से XBR पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो? XBR। तो XBR का जो वैल्यू होगा ना, XBR इज इक्वल्स टू व्हाट, X1 प्लस X2। तो अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि ऐसा कंसिडर करते हैं X1 इज इक्वल्स टू व्हाट, X2, X1 इज इक्वल्स टू X2, हेंस X1 इज इक्वल्स टू X2 इज इक्वल्स टू व्हाट, XBR बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट, XBR बाय 2। बेटा बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अपन जब ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस जब फाइंड करेंगे तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो भी कुछ रिएक्टेंस आएगा दैट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंसेस, X1 प्लस व्हाट, X2, इन दोनों का एडिशन होने वाला है। अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि X1 और X2 की जो वैल्यूज होती है दोनों इक्वल वैल्यू, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं अपन, ठीक है। जब अपन उसका कैलकुलेशन करते हैं तभी आपको X1 और X2 के वैल्यूज पता चलते हैं। और मैंने बोला कि R1 और R2 जो कि आपके पास रोटर और स्टेटर के रिएक्टेंस रेजिस्टेंसेस होने वाले, उनको डिटरमाइन करने के लिए दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला कि अगर मैं उसके ऊपर डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट अगर कंडक्ट करा दूं तो आराम से मुझे वहां से सिर्फ और सिर्फ R1 का वैल्यू पता चलेगा। जैसे भी मुझे वहां से R1 का वैल्यू पता चल गया तो मेरे पास R2 का वैल्यू पता करना बहुत आसान है। तो देखिए मुझे R1 का वैल्यू पता चल गया, मुझे R2 का वैल्यू पता चल गया, मुझे X1 पता चल गया, मुझे X2 पता चल गया, तो क्या आप XM पता नहीं कर सकते? XM की बात कर रहा हूं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना आपके पास अभी X1 का वैल्यू है, आपके पास X2 का वैल्यू है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, X1 प्लस व्हाट, XM/2 की अगर मैं बात करूं तो XM/2 देखिए XM/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, XNL है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस विल बी 3/2 मल्टीप्लाई बाय X1 का वैल्यू क्या है, X1 इज इक्वल्स टू XBR/2, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, XBR/2 प्लस व्हाट, XM/2। तो आप यहाँ से मुझे एक बात बोलो, आपको XNL का वैल्यू पता है, आपको इसका ओवरऑल टर्म का वैल्यू पता है, तो आप आराम से XM/2 यहाँ से पता कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान है इसमें से भी पैरामीटर फाइंड करना कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को फाइंड करने के लिए। इसमें एक और बात जो इसके पहले मैं आपको नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ नो लोड टेस्ट के लिए। नो लोड टेस्ट में मैंने बताया था कि द मेन पर्पज ऑफ नो लोड टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज और टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कोर लॉसेज, नो लोड लॉसेज एंड रोटेशनल लॉसेज, ऐसा बोलते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ से आपके पास जो भी कुछ पावर आने वाली है दैट विल बी PNL इज इक्वल्स टू व्हाट, PNL is equals to core losses plus stator losses plus what, mechanical friction windage losses plus P mechanical, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, P नो लोड माइनस I नो लोड इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जितना रेजिस्टेंस था RNL, इसमें जितना लॉस होगा दैट विल बी द व्हाट, दैट विल बी द टोटल लॉस व्हिच विल ऑकर इन द I स्क्वायर लॉस एंड कॉपर लॉस, इसमें आ जाएंगे कोर लॉसेस एक्चुअली। तो ये आ जाएगा आपके पास R1 प्लस व्हाट, R2/4, R1 प्लस व्हाट, R2/4, इसका ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी कुछ पावर आएगी दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, नथिंग बट व्हाट, मैकेनिकल लॉसेस आ जाएंगे आपके पास यहाँ से। तो जो मेन पर्पस था आपके पास नो लोड टेस्ट का, वहां से जो आपको लॉसेस फाइंड करें तो वो लॉसेस भी आपने आराम से फाइंड कर लिया,
ठीक है, वो लॉसेज भी आपने आराम से फाइंड कर लिए। ये लॉसेज आपने यहाँ से पता कर लिए, उसमें से आई स्क्वायर आर लॉसेज जो थे नो लोड पे, नो लोड आई स्क्वायर आर लॉसेज वो माइनस कर दिया आपने नो लोड टेस्ट की जो रीडिंग थी उस रीडिंग से, ठीक है। तो आपको वो भी पता चल गया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस पता चल गए, ये लॉसेस पता चल गए। फिर बाद में जब अपन बात की थी ब्लॉक रोटर टेस्ट में, तो मैंने बोला कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो भी कुछ पावर आएगी दैट विल बी नथिंग बट शॉर्ट सर्किट पावर, दैट विल बी नथिंग बट शॉर्ट सर्किट और ब्लॉक रोटर पावर। इसका मतलब क्या, जो भी आपकी मशीन है उसमें जो रेजिस्टेंसेस है, इसमें जो पावर लॉस होगा दैट विल बी द ब्लॉक रोटर पावर और शॉर्ट सर्किट पावर। तो इसमें अपन ने देखा कि इसमें जो रेजिस्टेंसेस है कि जो बेटा पिक्चर में आ रहे थे वो थे R1 और R2/2 और R2/2। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वहां से मुझे आया था क्या, फॉरवर्ड इंपेडेंस ब्रांच और बैकवर्ड इंपेडेंस ब्रांच, दोनों का इंपेडेंस सेम था। तो ऑब्वियसली दोनों की वजह से जो ऑपोजिशन फ्रेम होगा सेम रहेगा। और ये जो इंपेडेंस है XM/2 इसका वैल्यू बहुत ज्यादा था, इसके लिए मैंने इसको निग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने इसको निग्लेक्ट कर दिया। तो ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच दोनों ब्रांच सीरीज में आ गए। और जब मैंने यहाँ से देखा तो पूरा जो रेजिस्टेंस था कि जिसमें मेरी टोटल शॉर्ट सर्किट पावर लॉस हो सकती है दैट वाज नथिंग बट व्हाट R1 एंड R2/2 एंड R2/2 मींस व्हाट R1 प्लस R2 दिस इज द ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस व्हिच विल बी फेस्ड बाय द ब्लॉक रोटर करंट। और उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगा दैट विल बी द ब्लॉक रोटर पावर एंड दैट विल बी द शॉर्ट सर्किट पावर एंड दैट पावर इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लॉक रोटर। उस टाइम पे जो हीटिंग वगैरह जो भी कुछ होगी, टेम्परेचर राइज जो भी कुछ होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा क्योंकि लॉस और एक्चुअली वाला पावर। बेटा इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपको इसकी इतनी बात समझ में आ गई तो उससे रिलेवेंट थोड़ा जो कुछ डिस्कशन है मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करूँ। देखिए और कभी कभी अपन को पूछ सकता है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट पे जो होगा शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो अपन आराम से निकाल सकते हैं उसको। कैसे, देखिए आपके पास ये वाली जो रीडिंग है वॉटमीटर की, ठीक है, तो ये कैसे ब्लॉक रोटर टेस्ट की रीडिंग है, तो उसको तुम WBR भी कह सकते हो, इक्वल्स टू व्हाट WSA भी कह सकते हो, इसके VSA या VBR भी कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप उसको I रेटेड भी कह सकते हो या IBR भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास WBR आएगा, WBR इज इक्वल्स टू व्हाट VBR मल्टीप्लाई बाय IBR मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ 5BR। तो कॉस ऑफ 5BR की जो बेटा वैल्यू होगी ना आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू WBR डिवाइडेड बाय VBR मल्टीप्लाई बाय व्हाट IBR। तो आप आराम से ऐसे cos 5BR के वैल्यू पता कर लोगे। तो यहाँ से 5BR अगर आपने पता कर लिया तो आराम से आपको ZBR भी पता कर सकते हो यहाँ से और RBR भी पता कर सकते हो, ठीक है। हाँ खैर मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है। हाँ लेकिन आप ये पूरा इंपेडेंस मतलब इंपेडेंस ट्रायंगल वगैरह जो होता है उसके बारे में आप बात करके भी उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो अल्टीमेटली जो एंगल होगा मैं ठीक है बता देता हूँ चाहे तो। देखिए आपके पास क्या आने वाला होता है, ZBR आने वाला होता है। ZBR क्या होगा, अगर मैं सपोज यहाँ से बोलूँ कि दिस इज 5BR, दिस इज RBR, तो यहाँ से आएगा आपके पास XBR, दिस इज व्हाट ZBR, दिस इज XBR। तो अगर आप यहाँ से XBR के बारे में बात करोगे तो XBR इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज ZBR मल्टीप्लाई बाय व्हाट साइन 5BR एंड RBR इज इक्वल्स टू ZBR मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ 5BR, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता रहे कि RBR में क्या है, RBR इज इक्वल्स टू द पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, RBR इज इक्वल्स टू व्हाट R1 प्लस R2 एंड XBR इज इक्वल्स टू X1 प्लस X2। ये आपको पता है। ये रहा किसके लिए, ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए। सिमिलरली आप नो लोड टेस्ट के लिए भी यहाँ से भी पता कर सकते हो। नो लोड टेस्ट के लिए अगर सपोज आपको इसका वैल्यू पता करना है, किसका, नो लोड करंट का या नो लोड पावर फैक्टर का, तो आपके पास देखिए नो लोड पावर है या उसको मैं कह सकता हूँ कि WNL है, दिस इज इक्वल्स टू VNL मल्टीप्लाई बाय INL मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ 5NL है, ठीक है। तो कॉस ऑफ 5NL आप आराम से पता कर सकते हैं, कॉस ऑफ 5NL इज इक्वल्स टू WNL डिवाइडेड बाय VNL मल्टीप्लाई बाय व्हाट INL, इस टाइप से। तो ये बहुत आसान है, आप आराम से पता कर सकते हो उसको। तो cos 5NL के करस्पॉन्डिंग जो इंपेडेंस होगा उसको भी तुम निकाल सकते हो, जो पूछेगा वो आराम से पता कर देना। बस इसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज उसमें है, जे वाले वैल्यूज है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें आ रहा है, उसको आराम से धीरे धीरे करना। मैं इसके ऊपर अभी जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा तो अब देखना आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। पहले मैं बहुत छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेता हूँ जो अभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, फिर बाद में अपन बात करेंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के बारे में। पहले मैं छोटा सा न्यूमेरिकल उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए उसने क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज शोन इन द फिगर। क्या बोला है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज शोन इन द फिगर वेयर द पैरामीटर्स आर R1 इक्वल्स टू R2 डैश। R2 डैश मतलब क्या, रोटर पैरामीटर रेफर टू द स्टेटर साइड, इक्वल्स टू X1 इक्वल्स टू X2 डैश इक्वल्स टू 12 ओम, XM इज इक्वल्स टू 240 ओम एंड S इज द स्लिप एट नो लोड। बेटा बात बोल दी उसने, क्या एट नो लोड द मोटर स्पीड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी द सिंक्रोनस स्पीड।
आपको अगर याद आ रहा है तो देखिए मैं जो 10 मिनट पहले जो इसी वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बोला कि जो नो लोड पे देखे जाए तो जो रोटर की स्पीड होगा डेट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड होगा। उस टाइम पे जो स्लिप आएगा, स्लिप कितना होगा, 0। स्लिप कितना होगा बेटा, 0। आपको याद आ गया मैं क्या बोला था? तो सही बात बोला था, बिल्कुल सही है, ठीक है। द नो लोड लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज, नो लोड लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है। देखिए किस टाइप से एट नो लोड, ये वाला देखिए एक्चुअली मैंने इसके लिए क्या है ना, पहले एक सर्किट जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट है उसने जो बोला है इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे दिखा है, तो R2 डैश हो जाएगा, ये भी ये होगा, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, एट नो लोड पे। तो नो लोड पे जो भी आपके पास पैरामीटर आएंगे देखिए किस टाइप से आने वाले हैं। तो एट नो लोड NR is approximately equals to NS, उसने बोला भी वैसे है, hence slip is equals to what, NS minus NR divided by what, NS, so this will be equals to what, 0। स्लिप क्या हो जाएगी, 0। अगर स्लिप 0 हो जाएगी तो मुझे एक बात बोलो, जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर मैं डिटरमाइन करूँ तो देखिए मेरे पास जो आएगा, hence R2 dash by 2S will be equals to 2 multiply by 0 is equals to infinite, which is equals to what, open circuit, which is equals to what, open circuit है। Similarly R2 dash upon 2 into 2 minus S is equals to what, R2 dash by 4, क्योंकि S का वैल्यू कितना बेटा, 0, ठीक है, इस टाइप से। तो आगे फिर मैं ये वाला जो इक्विवेलेंट सर्किट है अगर उसको मैं मॉडिफाई करूँ तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट किस टाइप से आने वाले। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप उसको आराम से पता कर सकते हो, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे जे के टर्म्स आने वाले, तो कैलकुलेशन थोड़ा कभी कभी गलत हो जाता है। ये दिस इज द मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद आपके पास ये जो पैरामीटर्स आएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे एक्चुअली देखा जाए तो, एक पैरामीटर इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्यों, क्योंकि R2 बाई एक्स क्या आने वाला है, बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो XM आएगा यहाँ पर, इस स्टेप से आने वाला बेटा, ठीक है, इस स्टेप से। तो ये तो ओपन हो जाएगा, दिस J टाइम्स ऑफ x2 by 2, this is R2 by 4 and this is what, this is nothing but x2 by 2 J times of, and यहाँ पे क्या बोला उसने, XM by 2 J times of, this is J times of XM by 2, this is R1 plus what, this is J times of X1, और यहाँ पे सिंगल पर सप्लाई। अब आपको क्या पूछा उसने, नो लोड पावर फैक्टर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर सपोज वोल्टेज अगर 0 पे आपकी, एंगल ऑफ वोल्टेज इज 0, देन द एंगल ऑफ इम्पीडेंस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, I, सो I इज इक्वल्स टू V by Z एट एन एंगल ऑफ माइनस थीटा। तो ये जो थीटा होगा ना, थीटा क्या बनेगा, करंट का एंगल बनेगा, और वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल। सो कॉस ऑफ वोल्टेज का एंगल एंड करंट का एंगल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सो कॉस ऑफ 0 ये आएगा माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या, जो इंपेडेंस का एंगल होगा वही क्या होगा, आपके पास पावर फैक्टर एंगल होने वाला है, वही क्या होने वाला है, आपके पास पावर फैक्टर एंगल होने वाला है। तो इसका इंपेडेंस कैसे पता करोगे, देखिए जो ZNL आएगा, नो लोड पे जो इंपेडेंस आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ X1 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ XM बाई 2, ठीक है, प्लस J टाइम्स ऑफ XM बाई 2 पैरेलल विथ R2 by 4 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ X2 by 2 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ X2 by 2, इस टाइप से आने वाला है। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सॉल्व J टाइम्स ऑफ XM by 2 इन पैरेलल विथ व्हाट, R2 by 4 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ X2 by 2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, दिस विल बी J टाइम्स ऑफ X2 by 2 मल्टीप्लाई बाय R2 by 4 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ X2 by 2 डिवाइडेड बाय R2 by 4 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ XM प्लस व्हाट, X2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप से आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो इसके वैल्यूज आप पता कर सकते हो अभी, ठीक है।
एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो वैल्यू आएगा डायरेक्टली भी अगर आप उसको निगलेक्ट करते अगर सॉल्व करते तो भी उसको आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उसको थोड़ा ज़्यादा ही करेक्ट सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अगर मैं वैल्यू बताऊँ तो देखिए ये बनेगा आपके पास j मल्टीप्लाई बाय 240/2 मल्टीप्लाई बाय R2/4 मतलब क्या 12/4 कितना बन जाएगा 3 प्लस j x2/2 मतलब क्या 12/2 कितना बन जाएगा 6, इस टाइप से। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 120, दिस विल बिकम व्हाट 120, और ये जो होगा आपके पास दिस विल बिकम 3 प्लस व्हाट j, ये कितना बन जाएगा 120 प्लस 240 प्लस व्हाट 240 प्लस 12 कितना बन जाएगा आपके पास 252, 240 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास कितना 127 कितना नहीं 126 कितना बन जाएगा 126, तो आ जाएगा 126 इस टाइप से, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ फिर अभी। और यहाँ से क्या है ना, अपन को यहाँ से जो फाइंड करना है अपन देखा, अगर मैं 3 को अगर कॉमन ले लूँ तो 3 को कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी किस टाइप से बनेगी 3, तो ये बन जाएगा 3 को अगर मैं कॉमन लूँ तो दिस विल बिकम 40 1 प्लस j टाइम्स ऑफ 2, ये बनेगा आपके पास 3 को कॉमन लेने के बाद कॉमन ले लिया ना, उसको उसमें मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस j दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 2, इस टाइप से बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो देखिए किस टाइप से आएगा, दिस विल बिकम j40 और ये माइनस j मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट -80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस j42 1 प्लस व्हाट j42, इस टाइप से आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इस टाइप से। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस j42 डिवाइडेड बाय व्हाट 1 माइनस j42, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास j40 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये बन जाएगा माइनस, तो माइनस ठीक है प्लस बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 80 माइनस माइनस विल बिकम प्लस j 80 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 42 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर प्लस 1765, दिस इज व्हाट 1765, इस टाइप से होने वाला है। तो ये आ जाएगा आपके पास 42 मल्टीप्लाई बाय 40 1680 माइनस 80 प्लस j टाइम्स ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, किसका किसका, ये बन जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 80 42 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 40 3400 कितना, दिस विल बी 3400 डिवाइडेड बाय 1765, तो ये आ जाएगा आपके पास 1600 प्लस j 3400 डिवाइडेड बाय 1650, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर सपोज मैं इंडिविजुअली अगर उनको डिवाइड कर दूँ 1765 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस j 1.926, और इसको अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 1600 डिवाइडेड बाय 1765, ये बन जाएगा 0.9065, ये आ जाएगा इस ब्रांच का इम्पिडेंस, ठीक है, ये आ जाएगा इस ब्रांच का इम्पिडेंस, ठीक है। उसके बाद xm/2 तो मेरे पास है, तो R1 दिया है jx1 दिया है, हैंस xm/2 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, हैंस j टाइम्स ऑफ xm/2 इन पैरेलल विद R2/4 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ x2/2 इज इक्वल्स टू 0.9065 प्लस j टाइम्स ऑफ 1.926 ओहम, ठीक है, इस टाइप से। मेरे पास जो ZNL का जो वैल्यू आएगा ZNL विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ x1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ xm/2 प्लस व्हाट, मैं उसको बोल रहा हूँ j टाइम्स ऑफ xm/2 इन पैरेलल विद R2/4 प्लस j टाइम्स ऑफ x2/2, ठीक है। R1 का वैल्यू कितना है 12 प्लस दिस इज 12 प्लस व्हाट दिस विल बिकम xm/2 कितना बनेगा 120 बन जाएगा, ठीक है, 240 का हाफ, दिस विल बिकम 120 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है, दिस इज 0.9065 प्लस j
1.926, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 ये बन जाएगा, देखिए 12.9065 प्लस ये बन जाएगा आपके पास 132 प्लस दिस वन विल बिकम व्हाट 133.926, इस टाइप से बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट ZNL। इसका अगर मैं पावर फैक्टर है, इसका एंगल अगर मैं बताऊँ तो इसका एंगल आएगा आपके पास, इसका एंगल आएगा 130। पहले मैं इसका एडिशन कर लेता हूँ एक बार फिर से, हो सकता है मेरे से कहीं भी अगर गलत हो गया तो 12 प्लस 120 प्लस 1.926 133.926 डिवाइडेड बाय 12.9065, ये आ जाएगा इसका जो वैल्यू आएगा, एंगल आ रहा है 84.49, इसका एंगल जो आ रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 84.49। तो cos फाई जो रहेगा आपके पास cos फाई NL इज इक्वल्स टू व्हाट cos ऑफ 84.49, तो ये देखिए किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो cos ऑफ दिस वन विल बी 0.0959, 0.0959, दिस इज द एंगल, सॉरी दिस इज द लैगिंग पावर फैक्टर। इतना आ रहा है उसका क्या cos फाई आ रहा है उसका, इसका उतना क्या आ रहा है पावर फैक्टर आ रहा है, ये रहा इसके लिए है। लेकिन जब मैंने क्या है ना कि इसको जब मैंने कंसिडर कर लिया तब जाके मुझे ये वाला आंसर मिला बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको अगर कंसिडर नहीं करता डायरेक्टली, अगर मैं उसको सॉल्व करता डायरेक्ट नॉर्मल जैसा अपने पास अप्रोच था कि इसको अगर मैं ये भी सॉल्व नहीं भी करता, ठीक है, इसको अगर डायरेक्ट मैं ऐसा कंसिडर करके ले लेता तो उसका जो आंसर आता मेरे पास वो देखिए किस टाइप से आने वाला था उसका आंसर, उसका आंसर किस टाइप से आने वाला था, फिर मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आता मेरे पास क्या आता देखिए R1 plus R2 by 4, no load impedance will be R1 plus what R2 by 4 plus what J times of X1 plus what X2 by 2, X2 by 2 plus what XM by 2 plus what XM by 2, इस टाइप से आता। ये बन जाता है मेरे पास 12 plus this will become 3, 12 plus 3 is what 15 plus what J times of 12 plus 6 plus this is 120, तो ये आ जाता है आपके पास 15 plus J times of 12 plus 6 is 18, 18 plus 120 this is 138, तो आपके पास जो थीटा आएगा ना this will become tan inverse of 138 divided by 15, ये बनेगा 83.79 आने वाला था। ये कितना एंगल आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 83.79, इतना एंगल आ रहा है। और उसका जो cos ऑफ फाई NL जो आएगा दिस विल बिकम व्हाट, this will become cos of this one 0.1080, this is 0.1080 लैगिंग, ये आ रहा है इसका इतना पावर फैक्टर, ये क्या रहा है इसका इतना लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इतना सिंपल एग्जांपल होता है, लेकिन देखिए इसमें डिफिकल्ट कहाँ पे आ रहा है, 0.0959 आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज 0.108, आई थिंक मैं गलत तो नहीं कर रहा कहीं पे, cos ऑफ 83.79 0.1081 इस टाइप से ये आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये आ रहा है उसका एक्चुअल आंसर, ये आ रहा है उसका। जब मैं उस ब्रांच को कंसिडर कर लूंगा तब वो वाला आंसर आ रहा है, मतलब क्या ना एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज द एक्यूरेट आंसर, और वो क्या है आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर है, वो क्या है अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो उसने बोला क्या क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम बात करनी है, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट अगर देखा जाए तो वो जो मैंने सॉल्व किया वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, क्योंकि चांसेस है कि इसमें कहीं पर अगर गलती हो गई, गलती तो हो ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके बता रहा हूँ ना, क्योंकि उसमें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लीकेज करंट, डेफिनेटली कुछ तो बहुत कम करंट फ्लो होगी इसमें इस ब्रांच में, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं किया, इसके लिए इसका आंसर इतना ज़्यादा आ रहा है और उसका आंसर उतना कम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर 3 को कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम J120 मल्टीप्लाई बाय 3 को कॉमन लिया 1 प्लस J2 डिवाइडेड बाय 3 को कॉमन लिया, दिस इज 3 1 प्लस J42, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाले जो टर्म बनेगा आपके पास दिस विल बिकम J120 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस विल बिकम 240 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J42 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूँ तो दिस विल बिकम J टाइम्स ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाय 240, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस J42 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J42 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस J42, इस टाइप से आ जाएगा,
ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास j टाइम्स ऑफ 120 माइनस 240 इंटू 1 माइनस j टाइम्स ऑफ 42, इसका होगा 42 का स्क्वायर 1764 प्लस 1 1765, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास इस टाइप से। तो j120 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, j का स्क्वायर बन जाएगा उसमें 120 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 240 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 240 42 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 1765, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाय 42, देखिए क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 120 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 240, ये आ जाएगा 4800, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 4800 प्लस दिस विल बी 240 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 120 10200, this will become what 10200 divided by 1765, तो ये आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 1765 जैसे 5.779, दिस विल बिकम व्हाट 5.779 j टाइम्स ऑफ प्लस 4800 डिवाइडेड बाय 1765 4800 डिवाइडेड बाय 1765, ये बन जाएगा 2.719, दिस विल बिकम व्हाट 2.719, ये आ जाएगा आपके पास ईच का वैल्यू जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था आपके पास। हैंस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ j टाइम्स ऑफ xm by 2 इन पैरेलल विथ R2/4 प्लस j टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना किसके बराबर 2.719 प्लस 5.779, इस टाइप से आ गया आपके पास, ठीक है। हेंस द टोटल इनपुट इम्पीडेंस Z in इज इक्वल्स टू R1 प्लस j टाइम्स ऑफ x1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ xm by 2 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ xm by 2 इन पैरेलल विथ R2/4 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ x2/2, इस टाइप से कुछ आ रहा है, इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सो दिस विल बिकम 12 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ 12 प्लस इसका वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 2, this will become 120 plus what, this is nothing but 2.719 plus j times of 5.779 plus what j times of 5.779, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 plus 2.719, this will become 14.719 plus j times of this will become 132 120 plus 12 कितना बन जाएगा 132 प्लस 5.779, दिस विल बिकम 137.779, तो ये रहेगा मेरे पास क्या Z in, तो Z in का जो एंगल बनेगा थीटा, ये आ जाएगा आपके पास पावर फैक्टर एंगल, और इसका वैल्यू देख लेते कितना आने वाला है, इसका वैल्यू आएगा 137.779 डिवाइडेड बाय 14.719, इसका एंगल अगर लूँ मैं तो इसका एंगल आने वाला है 83.9021, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 83.9021, और इसका जो पावर फैक्टर एंगल आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा NL, दिस विल बिकम व्हाट थीटा NL एक्चुअली, ये आ जाएगा आपके पास 0.106, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0.1062 लैगिंग पावर फैक्टर, दिस विल बी द नो लोड पावर फैक्टर विच वी विल ऑब्टेन आफ्टर दिस कैलकुलेशन, ठीक है। ये था बेसिकली ये वाला जो कैलकुलेशन था आपके पास, ये था किसके लिए, जब मैं ये वाली जो ब्रांच था इस ब्रांच को मैं कंसिडर कर लेता उस टाइम के लिए, कौन सा ब्रांच था, दिस वाज नथिंग बट j टाइम्स ऑफ xm by 2, इस टाइम से था। अगर आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर अगर सपोज मैं उसको अगर इसी ब्रांच को अगर मैं निगलेक्ट करके सॉल्व करता, मतलब कि इस ब्रांच को अगर मैं निगलेक्ट कर देता और इस ब्रांच को अगर निगलेक्ट करते मैं इसको सॉल्व करता, तो देखिए मेरा आंसर क्या आता। बेटा बिल्कुल सही सोच रहे, अगर आपका आंसर अगर आप वहाँ से देखते तो निगलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांच, उसका इनपुट इंपिडेंस आता है Zin इज इक्वल्स टू R1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ xm R1 प्लस j टाइम्स ऑफ x1 प्लस j टाइम्स ऑफ xm by 2 प्लस R2/4 प्लस j टाइम्स ऑफ x2/2, इस टाइप से इसका जो आंसर आता है दिस वुड हैव बीन R1 प्लस व्हाट R2/4
प्लस जे टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xm डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखिए इसके वैल्यूज फिर कितना आ जाएंगे, दिस विल बिकम 12 प्लस 12/4 प्लस जे टाइम्स ऑफ x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू बाई 12 प्लस x2/2 प्लस xm/2 प्लस x2/2, दिस विल बिकम 6 प्लस 120, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 प्लस जे टाइम्स ऑफ, दिस विल बिकम व्हाट 132 प्लस 6 इज व्हाट 138। तो इस ये जो नो लोड इम्पिडेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो नो लोड एंगल आएगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 138 डिवाइडेड बाय 15, तो एंगल आ जाएगा आपके पास 83.796, कितना आ रहा है, दिस इज 83.796 डिग्री। और यहाँ पे कितना आया था उसका एंगल आया था 83.9021 आया था, कितना 83.9021, तो इसका ये जो एंगल आएगा दिस एंगल और इसका कॉस, तो आंसर आ जाएगा 0.108, कितना आ जा रहा है, कॉस ऑफ थीटा NL इज इक्वल्स टू 0.108 लैगिंग, ये पावर फैक्टर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 0.108 और वहाँ पे क्या आ रहा है 0.106 से 0.108 है, छोटा सा नंबर का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको अगर ज़्यादा अच्छे नंबर लाने एग्जाम में तो आप ज़्यादा पूरा अप्रोक्सीमेट के लिए मत जाइएगा, डायरेक्ट एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए चले जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अगर कोई MCQs वाला अगर पेपर होगा तो उस टाइम पे आप वाले एनालिसिस पे जा सकते हो और उसका आंसर निकाल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी प्लीज डोंट गो टू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन इन केस ऑफ व्हाट इन केस ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर्स, तो उसमें आप इसको बिल्कुल भी मत फॉलो कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सपोज अगर उसने पूछा होगा कि फॉरवर्ड इंपेडेंस कितना आएगा, बैकवर्ड इंपेडेंस कितना आएगा, अगर ऐसा पूछा होता तो फॉरवर्ड इंपेडेंस कौन सा होता, दिस वुड हैव बीन द फॉरवर्ड इंपेडेंस, ठीक है, xm/2 मतलब क्या, झड़प कितना आता है आपके पास, झड़प इज इक्वल्स टू 120 ओम। और अगर उसने पूछा था बैकवर्ड इंपेडेंस, तो बैकवर्ड मतलब क्या, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना था 2.719 प्लस व्हाट j5 टाइम्स ऑफ 779, यही तो आपने सॉल्व किया था ना, ये सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद यही तो आ रहा था ना 2.719 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ 5.779, तो वही तो आ रहा था आपके पास बैकवर्ड इंपेडेंस, ठीक है। तो उसने अगर पूछा तो आपको ये वाले पैरामीटर्स पता होने चाहिए, तो देखिए भाई ये वाले पैरामीटर, बैकवर्ड इंपेडेंस का रेजिस्टिव पार्ट पूछा होता है, बैकवर्ड इंपेडेंस का रिएक्टिव पार्ट पूछा होता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नो लोड करंट पूछा होता तो नो लोड करंट भी आप आराम से यहाँ से पता कर देते हैं, कैसे पता करते हैं नो लोड करंट आप पता करते हैं I0 इज इक्वल्स टू व्हाट VNL डिवाइडेड बाय ZNL, और ZNL तो आप यही से पता कर ही लिए हो, ठीक है। तो इसका तो एंगल पता है आपको, उसका मैग्नीट्यूड पता करना बाकी है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है 15 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट 138.81, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 138.81 एट एन एंगल ऑफ 83.79 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली तो अप्रोक्सीमेट का होता है, लेकिन जो एक्चुअल का जो होता है ये यहीं पे होता है, एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्चुअल का होता है, ठीक है, और यही से उसका मैग्नीट्यूड भी आता है, तो ठीक है। तो यहाँ से भी आप उसको आराम से पता कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास नो लोड करंट पता चल जाता है, तो नो लोड करंट जो पता चलती है ना, उसमें जो इंपेडेंस का एंगल होता है ना, दैट वुड हैव बीन द नो लोड पावर फैक्टर, दैट वुड हैव बीन द व्हाट नो लोड पावर फैक्टर होता है आपके पास। इस तरीके से आप इस टाइप के एग्जांपल्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल्स की जो इससे रिलेवेंट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं।